सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 11 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए जानते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए आगामी परीक्षाओं में रहेंगी महत्वपूर्ण। शुरुआत करते ही हमको प्रथम पृष्ठ में दिखाई देता है कि इज़राइल को लेके एक आर्टिकल है जिसमें इज़राइल के आपके वर्तमान में चल रहे संकट के बारे में कहा गया है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ जवाबी हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत की जनता इज़राइल के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों को पुरजोर और कड़ी निंदा करता है। नेतन्याहू ने मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए मोदी को फ़ोन किया। देखिए, हम जानते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है इज़राइल और एक टेररिस्ट ग्रुप हमास को लेके है। यहाँ पे हम पैलेस्टाइन को भी नहीं इन्वॉल्व करेंगे। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ऑपरेट ऑब्वियस सी बात है पैलेस्टाइन से करता है। हमास बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट के रूप में इलेक्ट करा गया था, एक पार्टी के रूप में, मगर हमास ने आने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं लड़े और चुनाव भी ख़त्म कर दी पैलेस्टाइन में। मगर हम यहाँ पे ये लिंक नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में। देखिए, इंडिया पैलेस्टाइन और इज़राइल के जो इशू है, देखिए इंडिया का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है यहाँ पे। इंडिया इज़राइल का सपोर्ट करता है, हाँ करता है, क्योंकि इज़राइल टेक सपोर्टर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है और इज़राइल एक ग्रोइंग नेशन है। मगर इंडिया इसका मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ है। इंडिया पॉलिटिकली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है बहुत से मुद्दों पे, बट इंडिया और इज़राइल का जो रिलेशन है ये है टोटली बिजनेस बेस्ड। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड के पर्पज़ से। तो अगर हम बात करें इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्या है, तो इंडिया यहाँ पे जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है वो है आपका हमास के खिलाफ़। ठीक है, पहली चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर करी है कि हमास का सपोर्ट नहीं करते हैं, या पैलेस्टाइन की बात नहीं करी। दूसरी बात, इज़राइल इंडिया का ट्रेड सपोर्टर है। इज़राइल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया को बहुत हेल्प करता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसको, इस नेशन को सपोर्ट करती है। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, हमास पैलेस्टाइन नहीं है। हमास के अपने एजेंडा है, हमास के अपने अरब नेशंस के साथ ताल्लुकात हैं जिनके दम पे वो इतना घटनाएं करता है। ठीक है, आगे आते हैं। ये कुछ खास खबरें नहीं हैं, सीधे आर्टिकल्स पे आएंगे। एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आप लोग को, ये ऐसे देखिए हम कैसे कलाकार आपके नोबेल प्राइज़ विजेताओं की तस्वीर बनाते हैं। तो ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीर नहीं होती है, ये कलाकार अपने हाथों से डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। एडिटोरियल्स पर आकर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ फिर से वही बात करी गई है इजराइल को लेके। चरमपंथ के विरुद्ध इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। देखिए, वही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हमास के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ कह रहे हैं कि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पैलेस्टाइन का इशू अलग चीज़ है। डिप्लोमेसी में एक बारीक सी लाइन होती है, जिस लाइन के इस पार या उस पार बहुत सोच समझ के ही देश बातें करते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अभी हमास के खिलाफ कह रही है। ठीक है, हमास एक आतंकवादी संगठन है और जिस तरह उसने इजराइल पर हमला किया और कई 100 लोग को मार डाला, वह मानवता के विरुद्ध उठाया गया कदम है। हालांकि इजराइल ने हमास से हमले के युद्ध कहा है और उस पर पलटवार करते हुए पूरे गाज़ा क्षेत्र को घेराबंदी कर दी है। ठीक है, और देखिए इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ कि अब अन्य देश क्यों अभी तक इंटरफेयर नहीं कर रहे। जैसे रशियन यूक्रेन वॉर हुआ था, सारे देश आके मिल गए थे, सारे देश आके तुरंत अपनी सब बात, अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। इसमें कोई नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि ऐसा नहीं कोई आने रहा। यूएस ने भी कहा है कि भैया हम सपोर्ट करेंगे, और यूएस ने भी क्लियरली कहा है, जो वाइट हाउस स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है, अगेंस्ट हमास टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है ना, इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है उसको नहीं कहा है, अगेंस्ट हमास टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, और एक और चीज़ है कि
पैलेस्टाइन को सपोर्ट रहता है अरब नेशंस का, ठीक है, अरब नेशंस का सपोर्ट रहता है, इसलिए थोड़ा सा यूएस भी इसमें ज़बरदस्ती नहीं घुसता है। यूएस का हमेशा जो सपोर्ट इसराइल को रहा है वो भी वही सेम रहा है, इंडिया इंडिया की तरह ही, कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास ग्रोइंग जीडीपी है, तो यूएस भी इस इन मुद्दों पर सपोर्ट करता है इसराइल का। यूएस हमेशा जब भी इसराइल और पैलेस्टीन वाले युद्ध की बात आती है, जो डिस्प्यूट की बात आती है, तो यूएस भी पीछे हो जाता है। यूएस ने तो कई बार ये भी साफ साफ कह दिया है कि ये भैया आप अपने से निपटो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अरब नेशन का सपोर्ट है, और यूएस भी जानता है कि अरब नेशन के साथ जैसा यूएस ने खेला है इतिहास में, अब वो हर समय खेलेगा तो नुकसान में ही रहेगा। तो यूएस जो सपोर्ट कर रहा है इसराइल का, वो टेररिस्ट नेशन से खिलाफ कर रहा है, टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ कर रहा है, हमास के खिलाफ, ठीक है। डिप्लोमेसी में बारीक सी लाइन होती है, उसको इधर या उधर जाने के लिए सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अगला आर्टिकल हमारे सामने आता है विनिर्माण क्षेत्र के अधूरे लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके। भारत भविष्य में खुद को अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र बना सकता है। यह वैसे भी चीन से तंग आ चुका है और वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र की तलाश में है। देखिए, मजबूत विनिर्माण के बिना कोई भी बड़ा देश गरीबी समृद्धि की ओर नहीं बढ़ पाया है। और अगर मैं यह बात कर रहा हूँ विनिर्माण के बारे में, तो विनिर्माण से हमारा क्या मतलब है? विनिर्माण से हमारा मतलब है कि मेगा हॉस्पिटल्स, मतलब हॉस्पिटल्स होना, छोटे बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होना, हाईवेज़ होना, बड़ी बड़ी सड़कें होना, हाईवेज़ होना, बड़ी बड़ी सड़कें होना। और मेरे साथियों, विनिर्माण से मतलब है हमारा स्टेडियम्स होना, स्टेडियम्स होना, इंडस्ट्रियल टाउनशिप होना इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसके अलावा हाउसिंग इंफ्रा होना, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होना, हर आवास होना, इसके अलावा आपके तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनके सेटअप होना, जैसे कि पुलिस स्टेशंस होना जगह जगह पे, अनएक्सेसिबल रीजन में ब्रिजेस होना, ये सब विनिर्माण में आता है, इंफ्रा। और इंफ्रा ही तो देश को चलाने में मदद करता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ होना, पावर प्लांट्स होना, ये आपको जो ये पॉइंट ज़रूरी हैं। आप मुख्य परीक्षा की बात करोगे अगर आपको, तो ये लिखना पड़ता है, ये सब आपका विनिर्माण में आता है। 25 सितंबर 2014 को शुरू किए गए मेक इन इंडिया, अब देखो ये ऐसे याद कर लो कि कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है कि मेक इन इंडिया कब शुरू करी गई? 25 सितंबर 2014, याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, ये रट लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है अक्सर। और इसे शुरू हुए आज लगभग 9 वर्ष हो गए हैं, 9 इयर्स हो गए हैं। इस अभियान के कुछ घोषित लक्ष्य थे, मसलन विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12 से 14% प्रतिवर्ष सुनिश्चित करना, 22 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाना, और 22 तक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करना। अब इन लक्ष्यों को 25 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मौजूदा गति और बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए लक्ष्य को 25 तक भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं लगता। पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत दुनिया में निर्यात में बामुश्किल 1.6%, 1.6% योगदान देता है। देखिए, वर्ल्ड का एक्सपोर्ट्स में भारत का कंट्रीब्यूशन मात्र 1.6% है। अभियान का एक प्राथमिक उद्देश्य 22 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना। हालांकि पिछले 9 वर्ष में ये 14 से 16% के बीच बना हुआ है। भारत की तुलना में जीडीपी में विनिर्माण का बड़ा हिस्सा रखने वाले अन्य एशियाई देशों में दक्षिण कोरिया, देखिए साउथ कोरिया का जो आपका इंफ्रा पे वो है आपका बेसिकली रोल जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो है 26%, 26%, ठीक है। जापान का 21% है, 21% है। इवन फिलीपींस का 19% है,
इवन अगर हम बात कर रहे हैं आपका फिलीपींस का, वो भी 19% है। तो ये है हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देश की। अगर हम पिछले 5 वर्षों का हिसाब लगाएं तो पता चलता है कि वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात वर्ष 17-18 के 426.5 अरब डॉलर से बढ़कर 22-23 तक 778 अरब डॉलर हो गया है। आगे देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में विनिर्माण अच्छा हो रहा है, जैसे फार्मा निर्यात में 13-14 के बाद से 103% की वृद्धि देखी गई है। फार्मा सेक्टर्स देखिए, जो होता है आपकी दवाइयाँ वगैरह होती है फार्मा में, इसमें अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो फार्मा में अब पूरा 103% का दिखा है ग्रोथ। ठीक है। ऐसे ही भारत का रक्षा आयात भारत के रक्षा निर्यात के 40 गुना था, जो कि हम जानते हैं कि डिफेंस इंपोर्ट हमारा ज़्यादा था, हम हथियार बना नहीं रहे थे, हम खरीद रहे थे, मगर मेक इन इंडिया में बदल गया है। ठीक है। रक्षा निर्यात का मूल्य 14,000 करोड़ रुपये हो गया था 21-22 में। ठीक है। भारत जो परंपरागत रूप से खिलौने का शुद्ध आयातक रहा है, इन टॉयज़ का हम 100% उन्हें इम्पोर्ट करते थे, अब निर्यातक बन गया, हम एक्सपोर्ट करते हैं टॉय इंडस्ट्रीज़ को। भारत अब दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन निर्माता है। आज चीन से मोबाइल फ़ोन का आयात 55% घटकर 2021-22 में 62.6 करोड़ डॉलर हो गया है। देखिए, अब इवन जो मोबाइल फ़ोन्स हमारे जो होते हैं, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडिया में यहाँ से जा रहे हैं बाहर। ठीक है। हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, सैमसंग के, एप्पल का तक लग गया है। ठीक है। असेंबलिंग एमआई की, रेडमी की इंडिया में होती है। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने तेज़ी से अपनी जगह बनाई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट सूचकांक में भारत 33वें स्थान पर रहा है। ठीक है ना। वर्ल्ड जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है, इसमें जो हमारा रैंकिंग रही है वो हमारी 43 रही है, 43 रही है। ठीक है ना। याद रखिएगा, वर्ल्ड जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। आज WHO के स्तर 70% टीके भारत से प्राप्त होते हैं। साथ ही भारत ने पिछले 22 वर्ष में अब तक सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है। हर साल करोड़ों लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर भारत में बिकते हैं, जिनमें मदरबोर्ड, मेमोरी चिप, देखिए हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मदरबोर्ड्स, इन सब का भी डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। और भारत ने खुद का अपना जो सेमीकंडक्टर का मिशन है, जिसे हम कहते हैं सेमीकॉन, इसको लेके भी एक पूरा एजेंडा तैयार करा हुआ है। ठीक है। ऐसी बहुत चीज़ इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं देश के लिए। से अब हम फोकस कर रहे हैं, देखो, टेक्नोलॉजी पे हम फोकस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स पे हम चाहते हैं कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, इन सब में आगे जाएं हम। इवन जो लॉजिस्टिक्स आपकी चेन है, इसको इतना बढ़िया कर दें देश में कि हमारा ट्रेड एंड एक्सपोर्ट अच्छा रहे, तभी हमारा इंफ्रा अच्छा होगा। और ये सब पॉसिबल कैसे होगा? जब हम प्रॉपर इंडस्ट्रियल पार्क्स की जगह देंगे, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे। फिर इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से कनेक्टेड हमारे पास साथियों रोड्स होंगी, हमारे पास साथियों हाईवेज़ होंगे, जिन हाईवेज़ और रोड के माध्यम से ये देश के विभिन्न कोनों पे जा सकेंगे, जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक चेन। ठीक है। ये होता है किसी देश का इंफ्रा। और बाद में हम इन सब चीज़ का यूज़ में ला सकें, तभी जीडीपी में फ़ायदा होगा हमारा, है ना। ऑटोमेशन की तरफ हम आगे जाएं, इसलिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना ज़रूरी है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात लिखी है इस आर्टिकल में, आप इसका बिल्कुल पढ़िएगा। आगे कुछ खास नहीं, राजनीतिक लेख हैं जिनको अभी ये पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, वो सब आप देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। यूजीसी ने एक नया, जो आपके हाल ही में यूजीसी ने बहुत रिफॉर्म्स लाई थी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे कोर्सेज़ को लेके, तो इसमें नई बात आई है, जिसमें स्नातक विद्यार्थियों के लिए 60 से 120 घंटे की इंटर्नशिप जरूरी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप व रिसर्च इंटर्नशिप के दिशा निर्देश का मसवीदा जारी किया है। इसके मुताबिक स्नातक विद्यार्थियों के लिए 60 से 120 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। ये इंटर्नशिप चौथे सेमेस्टर के बाद करनी होगी। आयोग ने 12 नवंबर तक इस मसौदे पर सभी हितधारकों को सुझाव मांगे हैं। मसवीदे के मुताबिक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि इंटर्नशिप का भी एक अच्छा प्रावधान है, ताकि इससे स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो कॉलेज लेवल पे होने का प्रयास हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इंटर्नशिप एक क्रेडिट का मतलब प्रति सप्ताह 2 घंटे की व्यवस्था है। इसके अनुसार 15 सप्ताह की अवधि की एक सेमेस्टर में एक क्रेडिट 30 घंटे की व्यवस्था को बराबर होगा। देखिए अभी क्रेडिट वगैरह क्या है ये आप समझ लो आसान भाषा में, ये पॉइंट्स के रूप में है, ठीक है। ये पॉइंट्स के रूप में काम करेगा। एक जितना बढ़िया आपका, जितनी ज़्यादा आप इंटर्नशिप वगैरह करेंगे, अपने असाइनमेंट्स वगैरह करेंगे, आपको उतने पॉइंट्स मिलते रहेंगे जिनका आपको लाभ मिलेगा आगे जाके। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से क्रेडिट पॉइंट्स भी आपके, अब ये जो सिस्टम क्रेडिट्स वाला है ना, ये बहुत जगह पे शुरू कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। चलिए, अच्छा है, रिफॉर्म्स आते रहने चाहिए और इन रिफॉर्म्स से ही हम बेहतर तरीके से विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सफल होंगे। बाकी कुछ खास नहीं, आज के लिए इतने रखते हैं साथियों। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत ही जल्द नए नए परिवर्तन आएंगे, और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपकी तरफ से फीडबैक हो, बिल्कुल शेयर करिए, और हम इसके लिए ऑलवेज ओपन हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।